गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हम 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादातर बच्चे फिजिकल एजुकेशन को एक मेन और सब्जेक्ट के रूप में ऑप्ट करते हैं, क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आर्ट्स के भी और साइंस के भी दोनों ही बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं। स्कूल में जब प्रैक्टिकल होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल देने वाले बच्चे मेरे ख्याल में फिजिकल एजुकेशन के ही होते हैं। फिजिकल एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है बेटा, 100 नंबर का ही पेपर है। इसमें भी 70 की आपकी थ्योरी है और 30 का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के बारे में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे और उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो 70 मार्क्स हैं आपके, वो लेना बहुत मुश्किल नहीं है। 70 में से आसानी से आप 60 की लाइन में स्कोर कर सकते हो, पर उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 12 यूनिट है। ठीक है, एवरेज मार्क्स अगर आप पास होना चाहते हो, 50-60 नंबर लेना चाहते हो 100 में से, तो इट इज वेरी गुड। तो आपको कोई बिल्कुल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 1-2 क्लास की रीडिंग पढ़ के या क्लास में सुन के आप ले सकते हो। पर बेटा अगर इसमें भी आपको नंबर लेने हैं तो आपको बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। इसमें आपको अगर 90 की लाइन में नंबर लाने हैं तो मैं आपको 12 यूनिट करवाऊंगी। अगर आप वो सिर्फ उतना ही करते हो तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। ये सब्जेक्ट भी टेक्निकल है, इसमें आप ज्यादा बनाकर नहीं लिख सकते हो। बिल्कुल अगर आप ध्यान से, आपको टू द पॉइंट आंसर पता है तो आपके मार्क्स आएंगे बेटा, अदरवाइज आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आज हम एक चैप्टर, एक यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। इसकी यूनिट है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिन्हें आज के समाज में दिव्यांग भी कहा गया है। आप भी देखते होंगे कि आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो आपके ताल से ताल नहीं मिला पाता। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में ही कमजोर है। आप उसके पहनावे को देखकर, उसके आप हैबिट्स को देखकर या उसके लुक्स को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये बच्चा सामान्य नहीं है। ये बच्चे, ऐसे बच्चों को हमारे समाज में विशेष बच्चे कहा गया। इन बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन बच्चों को भी अच्छे से शिक्षित करना, इनकी समस्याओं को दूर करना, और इसमें शारीरिक शिक्षा का और खेलों का क्या रोल हो सकता है, ये बेटा हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ना केवल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए भी, और अगर आपको समाज में कभी ऐसे लोगों से मिलना होता है आपका, तो उनके साथ आपको कैसे बिहेव करना है, ये भी चैप्टर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे। Concept of disability and its type. Concept of disability and its type. उसके बाद है डिसऑर्डर और उसके टाइप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिसेबिलिटी एटिकेट। हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी क्या है और उसके कितने प्रकार है। फिर हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर क्या है और उसके कितने प्रकार है। उसके बाद है डिसेबिलिटी एटिकेट, अक्षमता शिष्टाचार। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अक्षमता शिष्टाचार, मतलब असक्षम लोगों के साथ आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। फिर एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इसका क्या लाभ है। अगर आप उनको खेलों में डालते हो या उनके लिए खेलों का अरेंजमेंट करते हो या सरकार उसमें पैसा खर्च करती है, तो क्या उसका कोई फायदा होने वाला है। अगर होने वाला है तो वो क्या है। उसके बाद लास्ट वन है बेटा इस चैप्टर का जो टॉपिक है, स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। क्या स्ट्रेटेजीज अपनाए, क्या उनको नॉर्मल बच्चों के साथ क्या देंगे। चलो मैम कह रही है कि एक बच्चा क्लास में है जो जिसके पैर में कोई कमी है या पैर से वो क्या है, डिसेबल है, मैम क्या कह देगी उसको, तो इनके साथ रनिंग कर ले या इनके साथ फुटबॉल खेले। नो, उनके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, उनके लिए कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा, कुछ रणनीतियां बनानी पड़ेंगी जिनके आधार पर उन बच्चों के खेलने का प्रबंध किया जाए। ये चैप्टर है बेटा आपका। यहाँ पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है, इनके टाइप यहाँ पर डिसेबिलिटी एंड इट्स टाइप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, इन दोनों में से क्वेश्चन आने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं, क्योंकि एडवांटेजेस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड ये भी पूछा जाता है और कई बार स्ट्रेटजीज में से भी पूछ लेता है। तो जो चैप्टर है अगर आप ध्यान से करेंगे तो इसमें मेरे ख्याल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। हम डिसेबिलिटी का टॉपिक कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले डिसेबिलिटी क्या है, एनी डिसएडवांटेज ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ इज नोन एज डिसेबिलिटी।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर एक व्यक्ति है वो सामान्य जीवन की गतिविधियों को नहीं कर पाता है जो एक आम आदमी कर सकता है, तो वो क्या है, डिसेबिलिटी है उसमें। डिसेबिलिटी अक्षमता का शिकार। अक्षमता मतलब क्षमता में कमी। आम लोगों जितनी क्षमता उसमें नहीं है। इतनी क्षमता कम है कि वो अपनी दिन प्रतिदिन की क्रियाएं या दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां जो एक आम आदमी से हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे एक बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको 3 पेज होमवर्क में मिले, वो डेफिनेटली कर लेगा। ठीक है, उसके बाद वो खेल भी लेगा, योगा क्लास भी चला जाएगा, या अपनी जो भी को करिकुलर एक्टिविटी है वो उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेगा। पर ऐसे बच्चे बेटा कई कई घंटे बिठाने के बाद भी अपना काम पूरा नहीं करते और स्कूल में फिर भी पिटते हैं वो, या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो, इसका मतलब हम समझना चाहिए कि उनमें कोई ना कोई क्या है, अक्षमता है। वो अक्षमता क्या कहलाती है, अक्षमता के 3 प्रकार हैं, उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हमें अक्षमता डिसेबिलिटी पता होना चाहिए। एनी डिसएडवांटेजेस ड्यू टू व्हिच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ। आम जीवन की गतिविधियों को पूरा नहीं कर पाता किसी न किसी कारण से। तो कारण क्या रहा होगा, कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस है उसके पास। तो बेटा यहाँ हमने करने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी करने हैं, हमने 3 है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला फिजिकल। फिजिकल डिसेबिलिटी वो है जब व्यक्ति शारीरिक रूप से असक्षम है, शरीर में कोई ऐसी कमी है, चाहे वो नाक में हो, चाहे हाथ में हो, चाहे पैर में हो, या किसी भी और बॉडी पार्ट में। ठीक है, जैसे लंगड़ा है कोई, या कोई जिसका हाथ नहीं है, या कोई और कमी है, बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, ये सब किस में आएंगे, डिसेबिलिटी में आएंगे। इस समस्या के कारण क्या है, उसको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो ये शारीरिक अक्षमता है। उसके बाद है शारीरिक अक्षमता को तो हम देख कर ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जिस बच्चे के पैर में कोई कमी है, हमें देखने से पता चल जाएगा बच्चे में डिसेबिलिटी है। ठीक है, आंख में कमी है, हमें देखने से पता चल जाता है, व्यवहार से पता चल जाता है कि डिसेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद के अगले जो लेवल है बेटा वो देखिए, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक। ये हमारा मेंटल डिसेबिलिटी, ये हमारे ब्रेन से रिलेट करती है, ये हमारे दिमाग से संबंधित। इसमें क्या किया जाता है बेटा, इसमें आप किसी को देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसमें क्या डिसेबिलिटी। इसमें आपको उसके साथ व्यवहार करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है ना, और आपको तब पता चलता है। कई बार तो पेरेंट्स और टीचर्स भी ऐसे बच्चों को डिसेबिलिटी को नहीं समझ पाते, उन्हें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसमें सबसे पहले तीन पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। सबसे पहले बेटा मेमोरी डिसऑर्डर। क्लास में कोई ऐसा बच्चा याद करो जिसको टीचर बार बार याद करवाता था, पेरेंट्स भी याद करवाते हैं, फिर भी बच्चा एग्जाम में नहीं लिख पाता, फिर भी भूल जाता है। आज सुनाया है, 2 दिन बाद अगर उससे कहोगे तो फिर नहीं सुनाएगा। तो ऐसे बच्चों की मेमोरी औरों के मुकाबले कम होती है, मेमोरी डिसऑर्डर होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, चीजों को मिक्सअप कर देते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते चीजों को। जैसे आज याद किया, आज बता दिया आपको, पर 2 दिन बाद अगर आप पूछोगे तो रिकॉल नहीं कर पाएंगे उसको। सेकंड है बेटा इसमें डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या है, कोई भी बच्चा भाषा नहीं पढ़ना सीख पाता। अगर आप उसको हिंदी सिखाओगे तो हिंदी भी नहीं सीखेगा, इंग्लिश सिखाओगे इंग्लिश भी नहीं सीख पाएगा। कोई भी लैंग्वेज में परफेक्शन नहीं होती उसकी, थोड़ी बहुत सारी गलतियां करता है वो, रीडिंग नहीं कर पाता वो बच्चा। तो मतलब पूरी तरह जब तक आपको भाषा का ज्ञान नहीं, आप अपने विचारों को कैसे व्यक्त करोगे, और बहुत सारी समस्याएं इससे रिलेट करती हैं। तो डिसलेक्सिया है, ये बच्चे 5th क्लास तक चले जाते हैं, रीडिंग नहीं आती इनको। ऐसा नहीं है कि इनको ध्यान नहीं दिया गया, पेरेंट्स भी इन पर ध्यान दे रहे हैं, टीचर भी ध्यान दे रहा है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, पर फिर भी ये बच्चे भाषा को सीखने में असमर्थ होते हैं, तो भाषा का ज्ञान नहीं हो पाता। ठीक है, तीसरा है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऐसे बच्चों में अटेंशन डेफिसिट ध्यान की कमी होती है, हाइपर एक्टिव, बहुत ज्यादा उतावले होते हैं, बहुत ज्यादा इनमें क्या होता है, अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये इसके 3 पॉइंट हैं जो आपका कोग्निटिव लेवल है। कोग्निटिव डिसेबिलिटी में आपको बताना है कि मेमोरी डिसऑर्डर होता है, इन बच्चों को रिकॉल नहीं कर पाते चीजों को। दूसरा आपको याद रखना है डिसलेक्सिया है, किसी भी भाषा को सीख नहीं पाते। तीसरा है ADHD है, जरूरत से ज्यादा क्या हो जाते हैं, उतावले होते हैं और स्थिर नहीं हो सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते चीजों पर। तो इस कारण से कोई भी चीज परफेक्ट तरीके से नहीं सीख पाते। तो ये आपका कोग्निटिव है, ये आपके मेंटल स्टेट से रिलेट करता है। ठीक है, इसको आसानी से देखकर
केवल देखकर नहीं पहचाना जाता। पेरेंट्स या टीचर या जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं केवल वही इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एक सामान्य बच्चे की तुलना में इस बच्चे में क्या आपकी कमी है। थर्ड है बेटा इसका टाइप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये भी मेंटल डिसेबिलिटी है। बौद्धिक, इसको क्या कहा गया हिंदी में, बौद्धिक। देखो डिसेबिलिटी के प्रकार मतलब अक्षमता के प्रकार, इसको शारीरिक कहा गया है, इसको संज्ञानात्मक, फिर उसके बाद इसको क्या कहा गया, बौद्धिक। ठीक है, इसमें बेटा क्या है, लो आईक्यू है। हम सब के हमारा एक मेंटल आईक्यू होता है। ठीक है, एक आईक्यू होता है जो हम जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का आईक्यू होना चाहिए 92 नियर अबाउट 120 के बीच में। ठीक है, इनका आईक्यू कई बार 50, 60, 70, 80 तक होता है। 70 से नीचे जो भी बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इनका आईक्यू कम होने के कारण ना तो ये चीजों को याद कर पाते, ना लॉजिक दे पाते, लॉजिकल पावर इनकी बिल्कुल नहीं होती। मतलब ये बच्चा जैसे ये तो सीख लेगा कि 2 और 2 कॉपी में प्लस करके 4 आ जाएगा, पर अगर ये दुकान पे आप इसको 10 रुपए लेकर भेजो ना और फिर बोलो कि कितने रुपए वापस मिलेंगे अगर आपने 4 रुपए का सामान खरीदा तो ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद है नो लॉजिकल पावर, वेरी लो आईक्यू, और तीसरा है अडेप्टिव बिहेवियर। ये समाज के साथ, ये जैसे अपनी हार जीत को या कोई भी समाज है, समाज की गतिविधियों को, सामाजिक व्यवहार बहुत अच्छे से नहीं सीखते। ठीक है, जैसे नॉर्मल चीजों पर आपको कोई बोल रहा है तो आप नॉर्मल चीजों पर नहीं रोओगे। ठीक है, ये रोने लग जाएंगे, ये गुस्सा करने लग जाएंगे बेवजह, मूड स्विंग्स होंगे। तो ऐसे जो बच्चे हैं समाज में इनका जो बिहेवियर है, अडेप्टिव बिहेवियर ठीक नहीं है, अडेप्ट नहीं कर पाते चीजों के साथ, तालमेल नहीं बना पाते। चलिए बेटा अब हम करेंगे डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी। सुनने में ऐसा लगता है कि एक ही बात है। डिसऑर्डर का मतलब हिंदी मीनिंग है विकार और डिसेबिलिटी का है अक्षमता। दोनों ही क्या बताते हैं कि हम किसी भी जो भी व्यक्ति है सामान्य व्यक्तियों जैसा नहीं है, उसके लिए डिसेबिलिटी वर्ड यूज किया जाता है, उसी के लिए डिसऑर्डर। तो अंतर क्या है, डिसऑर्डर जो है बेटा वो कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटल लेवल की वीकनेस को बताता है। ठीक है, इट इज यूज फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। मेंटल डिसेबिलिटी अगर होंगी ना तो ही डिसऑर्डर वर्ड का यूज होगा, अदरवाइज डिसेबिलिटी वर्ड का ही यूज होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में मेन अंतर क्या है। डिसऑर्डर केवल मेंटल डिसेबिलिटीज को शो करता है। जब मानसिक विकारों की बात आएगी तब हम क्या शब्द यूज करेंगे, डिसऑर्डर। और जब सभी कोई भी किसी भी प्रकार का विकार हो, अगर मानसिक विकारों के लिए भी डिसेबिलिटी वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है, पर शारीरिक विकारों के लिए डिसऑर्डर वर्ड का यूज नहीं किया जा सकता। तो एक बार थोड़ा सा इनका अंतर भी हम देख लें। डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी वाइड टर्म है, वाइड, और डिसऑर्डर नैरो टर्म। नैरो क्यों है, क्योंकि इसमें 2 डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया, एक तो आपकी कॉग्निटिव और दूसरी आपकी इंटेलेक्चुअल। जबकि डिसेबिलिटी में तीनों को ही शामिल किया गया, फिजिकल भी और कॉग्निटिव भी और इंटेलेक्चुअल भी। तो आपको ये पता चल गया होगा कि डिसऑर्डर का यूज हम कब करेंगे, केवल मेंटल डिसेबिलिटीज के लिए ही डिसऑर्डर शब्द का यूज किया जाएगा। तो इस चैप्टर में आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी बेटा नहीं दी है, जबकि उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। किसके टाइप्स है ये, डिसऑर्डर के। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ये 5 है बेटा। इनमें से कई बार हर बार तो नहीं कह सकती मैं, पर 5 में से एक के पेपर में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे वो 1 मार्क में पूछे, चाहे वो 3 मार्क्स में पूछे या 5 मार्क्स में पूछे। तो पहले हम बात करते हैं ADHD। अभी हम पहले इनकी फुल फॉर्म पता करेंगे। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि इनकी फुल फॉर्म हिंदी में नहीं, ठीक है, इंग्लिश में ही लर्न करें, क्योंकि हिंदी के जो वर्ड है वो काफी टिपिकल है। अगर आप हिंदी में करोगे तो बार बार मिस्टेक होने की चांसेस है, स्पेलिंग लर्न करना उसके मुकाबले में काफी इजी। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नाम का थोड़ा मीनिंग बता देती हूँ। अटेंशन डेफिसिट ध्यान की कमी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हमने पढ़ भी लिया है कहाँ पर, जब बच्चे को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होगी तो ये उसका पार्ट है। फिर है SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, हमारा जो सोचने की क्षमता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसके संवेदी प्रसंस्करण में, उसके
सूचनाओं के जाने आने में प्रॉब्लम है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। पहला एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दूसरा एसपीडी, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, थर्ड है बेटा एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म का मतलब है सावलीन, जो अपने में ही मगन रहे, अपने में ही लीन रहे, जिसको समाज मतलब इंट्रोवर्ट के लिए यूज हुआ है। अब इंट्रोवर्ट के साथ इतनी सारी समस्याएं जुड़ी हुई है कि एक पूरा स्पेक्ट्रम बन जाता है, तो इसकी याद करनी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फोर्थ है बेटा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ये है ओडीडी, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ओडीडी क्या है? युवाओं की समस्या, ठीक है। ज्यादातर युवाओं का जो बिहेवियर है ना कि अपने आप को सुप्रीम मानना, औरों को बेवकूफ समझना या अथॉरिटी फिगर को पसंद ना करना, तो ये सारी क्वालिटीज में होती है। पर जब ये एक्सट्रीम तक चली जाए, युवाओं के 2-4 साल जब आप यंग एज में हो, 2-3-4 साल आपके बहुत ज्यादा, जिनको तूफान की अवस्था कहा गया है, तो ऐसे गुण उनमें पाए जाते हैं। पर जब ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चला जाए तो बेटा एक डिसऑर्डर होता है ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। एक बार फिर से रिपीट करिए बेटा, ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, SPD, sensory processing disorder, ASD, autism spectrum disorder, ODD, obsessive compulsive disorder, ODD, oppositional defiant disorder। अब एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, फुल फॉर्म लर्न करनी है पहले आपको। ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, a group of behavioral symptoms that include, तीन चीजें इंक्लूड होंगी बेटा इसमें, attentiveness, lack of attentiveness, ध्यान की कमी है, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिवनेस, ठीक है। तीनों चीजें आपको याद रखनी है, एक तो लैक ऑफ अटेंटिवनेस, उसके बाद हाइपर एक्टिविटी जैसे कि नाम में ही, ठीक है, अटेंशन तो यहीं से आ जाएगा, हाइपर एक्टिविटी यहाँ से, और एक वर्ड याद रखना है इम्पल्सिवनेस। उसके बाद है इनके सिम्टम्स हैं कि अगर आप इनको देखोगे या इनके कौन से सिम्टम्स देख के आप प्रिडिक्ट करोगे कि इन बच्चों को ADHD है, तो इसके सिम्टम्स बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहली बात तो है ये डेली एक्टिविटीज को भूल जाते हैं, ठीक है। कोई भी अपनी डेली एक्टिविटीज है रूटीन की, वो सामान्य गतिविधियों को भी ठीक से नहीं कर पाते और भूल जाते हैं, ठीक है। नो टेंशन, कोई भी काम ध्यान से नहीं करते, टेंशन की क्या कहती है बेटा, कमी रहती है इसमें। उसके बाद है ट्रबल इन सिटिंग, बैठने में प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देखते हो कि बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाते हो 10, 15, 20 मिनट, 1-2 घंटा, तो ये बच्चे हैं तो ये बैठ नहीं पाते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए 3 घंटे नहीं पढ़ा बच्चा, 4 घंटे नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है। ये 20 मिनट, आधा घंटा में बैठना इन बच्चों के लिए एक जगह पर बहुत मुश्किल है। तो ट्रबल इन सिटिंग, डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखते हैं, क्या करते हैं बेटा, डे ड्रीमिंग करते हैं। तो पॉइंट्स आप लर्न करोगे, उनके बारे में एक एक लाइन लिख दो बस। अगर आपका 3-5 नंबर में क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। फिर उसके बाद रेस्टलेस है, बेचैनी रहती है, बेचैन रहते हैं ये बच्चे। सेल्फ फोकस्ड, ऐसा नहीं है कि ना सोसाइटी की चिंता होती है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादातर ये इंट्रोवर्ट होते हैं और अपने बारे में ही ज्यादा सोचते हैं। उसके बाद इजीली डिस्ट्रैक्टेड, आराम से भी इनका ध्यान, मतलब बच्चा काम कर रहा है तो उसका ध्यान आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। पर ये बच्चे ऐसे होते हैं कि इनको बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है, जहां पर मतलब बहुत जल्दी ये बिना लॉजिक लगाए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उस स्ट्रीम में आपके लिए, आपके साथ चलने के लिए क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे और आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके बाद एक बार फिर से सिम्टम्स रिपीट करिए, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तीन चीजों को याद रखना है, एक तो लैक ऑफ अटेंटिवनेस, दूसरा हाइपर एक्टिविटी और तीसरा इम्पल्सिवनेस। अब इनके सिम्टम्स क्या है, ये बच्चे रेस्टलेस रहते हैं, ये बच्चे आपके डे ड्रीमिंग करते हैं, उसके अलावा डेली एक्टिविटीज को भूल जाते हैं, अटेंशन ध्यान की कमी है, सेल्फ सेंटर्ड है और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये बेटा इस टॉपिक के बारे में पूरा था। अब हम नेक्स्ट करेंगे सेकंड है बेटा SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेट करता है। हम कब एक्ट करते हैं बेटा, जब हमारे जब सेंस ऑर्गन हमें कोई भी चीज देखकर, टच से, या जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो फील करते हैं ना, उसके थ्रू हमारे पास ब्रेन तक मैसेज आता है, ब्रेन रिप्लाई करता है, तब हमें कोई भी चीज फील होती है।
तो हमारे इस नर्वस सिस्टम में, जब हमारे इस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में आप कह सकते हो कि जब कोई प्रॉब्लम है, जब डिफिकल्टी इन रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन थ्रू द सेंस ऑर्गन, जब सेंस ऑर्गन जो हमारे ब्रेन तक नर्व्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं ना, वो ठीक से हमारे ब्रेन तक नहीं जाती, उसको ले जाने के या वापस इंफॉर्मेशन लाने के रास्ते में जब कोई रुकावट है ना न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में, तो वो क्या कहलाता है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। फिर से रिपीट कर रही हूँ, डिफिकल्टी इन रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन थ्रू द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन हमारे तक जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं, उस रास्ते में कोई प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो क्या कहलाती है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहलाती है। सिम्टम्स हैं इनके ओवर सेंसिटिविटी। कैसे बताऊं? जैसे कि छोटी सी स्पून गिर गई तो ये लोग डर जाएंगे कि भूकंप आ गया, चोर आ गया, मतलब छोटे से मतलब रिस्पॉन्ड वस्तु पर तो या कोई एक्शन पर तो इतना रिस्पॉन्ड करेंगे। या पार्क में बैठे हैं, घूमने गए, वहीं जाके मर्डर हो गया, पुलिस आई है, पूछताछ कर रही है, ये कोई रिएक्ट ही नहीं करेंगे, इन्होंने कुछ देखा ही नहीं, इनके ब्रेन तक मैसेज ही नहीं पहुंचा, ठीक है, ये अपने उसमें बिजी थे। तो ऐसा इन लोगों के साथ होता है, तो ये सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर। डॉक्टर भी इनके ब्रेन को स्टडी करके पता लगा चुके, इनका ब्रेन स्ट्रक्चर सामान्य लोगों से अलग पाया जाता है। फिर आता है फूड एलर्जी।